नमस्कार, हमारे चैनल स्टडी विथ भूपी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा प्रकरण लेकर आए हैं। तो संज्ञा प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न बताना चाहूँगा कि विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। विकारी शब्द के अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम यहाँ पर एक टॉपिक संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी पदार्थ आँखों से दिखाई देता है अथवा मन से अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी पदार्थ दिखाई देता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई पंखा हो या फिर कोई नदी हो, ये सभी प्रकार की जितनी भी चीज़ें ये कभी सभी किस में आती हैं? संज्ञा के अंतर आते हैं। इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, अर्थात केवल उनको मन से अनुभव किया जाता है, उनको भी क्या हम संज्ञा के अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा हम एक परिभाषा और ले सकते हैं संज्ञा की, कि किसी भी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम के घोतक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी हमें वस्तु का ज्ञान करवाए जैसे यमुना, प्राणी का बोध करवा दे जैसे घोड़ा, किसी भाव का बोध करवाए, सुख दुख स्थान विशेष का हमें बोध करवाए, तो उनको भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आगे देखिए, अगला है संज्ञा के प्रकार। प्रश्न आ जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हमारा उत्तर होगा संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहली संज्ञा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जो केवल एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का या किसी वस्तु विशेष का हमें बोध करवाए, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ मोहन, सोहन, सीता, गीता, पर्टिकुलर हमें एक का बोध करवा रहे हैं। जैसे मैं कह दूँ प्रशांत महासागर, पर्टिकुलर हमें एक महासागर का बोध करवा रहे हैं। अगर कोई एक स्थान का, एक वस्तु का या एक व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला देखिए, अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जो हमें अपने संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे अर्थात वे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति या उसको अपन वर्ग भी कह सकते हैं या समूह भी कह सकते हैं का बोध करवाए, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, ये एक नस्ल है जो अपने पूरे जितना भी पशु संप्रदाय है उनका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कुर्सी, कक्षा, ये एक समूह के अंदर आते हैं, इसलिए इनमें क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी हमने, जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। अब इन दोनों को एक साथ लेकर आते हैं। देखिए अन्य उदाहरण, एक तरफ मैंने लिए है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, एक तरफ लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। देखिए पहला, देखिए हमारे पास पहला है महासागर। सबसे पहला क्या है? महासागर। देखिए महासागर हमने नाम लिया तो पर्टिकुलर हमने महासागर का नाम लिया, ये अपने पूरे समुदाय का बोध करवा रहा है कि हमें पता नहीं है कौन सा महासागर। महासागर नाम बोला तो कितने महासागर हैं? कुल 5 महासागर है, तो ये सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात समूहों का ज्ञात करवा रहे हैं। तो पर्टिकुलर इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर मैं बोलूँ हिंद महासागर, हिंद महासागर केवल एक ही है, किसी एक का विशेष का बोध करवाए, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बोल दूँ प्रशांत महासागर, तो वो भी हमें क्या है? पर्टिकुलर किसी एक का ही बोध करवा रहा है, तो उसी के अंदर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मान जाता है। अगला उदाहरण देखिए, सागर। सागर बहुत सारे हैं, तो अपनी क्या, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो इसमें कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूँ अरब सागर तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और अगर बोल दूँ कालाहारी सागर तो भी हमें सागर का पर्टिकुलर एक का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला मैं बोल दूँ देश, तो विश्व में देशों की संख्या बहुत लगभग 200 के आसपास है। और अगर मैं बोल दूँ भारत देश, भारत पर्टिकुलर विश्व में एक ही है। इसी प्रकार चीन, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार राजधानी जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, दिल्ली व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी। पर्वत, पर्वत क्या पूरे विश्व में बहुत है, राजस्थान में है, ये अपने भारत में है, फिर विश्व में अलग अलग है। तो इसी प्रकार पर्वत हमें जाति का बोध करवाते हैं। और हिमालय पर्वत केवल भारत में ही है, तो ये हमें व्यक्तिवाचक का बोध करवाते हैं। हर्ष पर्वत सीकर में, केवल ये हमें एक विशेष का बोध करवाते हैं, एक स्थान विशेष का बोध करवाते हैं। अब देखिए एक प्रश्न ये यहाँ से आया हुआ है कि प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है? तो प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा होगी? प्रधानमंत्री में होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी देशों के अलग अलग प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर नाम लूँ कि नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी का पर्टिकुलर मैं अगर नाम ले रहा हूँ तो उसमें कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी पर्टिकुलर एक शब्द स्थान विशेष का हमें बोध करवा रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर अपने समूह या वर्ग विशेष का बोध करवा रही हैं तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अगला देखिए तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनको केवल मन से अनुभव किया जाता है, वे सभी शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिनको केवल हम आँखों से नहीं देख सकते, केवल मन से अनुभव किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। देखिए इनके उदाहरण देखिए, जैसे यौवन, यौवन को केवल अपन मन से अनुभव कर सकते हैं। सौंदर्य, सौंदर्य को भी हम केवल मन से अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार सुख, दुख, हर्ष, उल्लास, संसार, संसार में भी कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा ही होगी। अब देखिए ये तो 3 प्रकार हो गए कि व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर एक का नाम, अगर समूह जाति का बोध करवाए तो जातिवाचक, और मन से अनुभव करे तो भाववाचक। इनके अलावा हम भाववाचक संज्ञा और किन किन शब्दों से बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा हम इनके अलावा सर्वनाम शब्दों से भी बना सकते हैं, विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और अव्यय शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किस प्रकार बना सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो हमने सबसे पहले लिया जो सर्वनाम शब्द है अपना, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा पन, तो इससे बना हुआ जो शब्द बना अपनापन। अगर अपनापन में हमसे पूछे इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। अगला शब्द लिया हमने अपना, इसमें प्रत्यय जोड़ा त्व, तो इससे बना हुआ शब्द बना अपनत्व, और इसमें संज्ञा पूछे तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। अगला शब्द हमारा जो सर्वनाम है वो है मम, मम का अर्थ है मेरा, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा तव, इससे बना हुआ शब्द बना, नया शब्द बना ममत्व, और ममत्व में भी संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अगला है मम, मेरा मतलब मेरा, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो इससे बना हुआ शब्द क्या हो गया? ममता। तो इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और अगला है विशेषण शब्दों से। विशेषण शब्द जैसे मैंने लिया जो हमें विशेष्य की विशेषता बताए, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण शब्द में भी हमने पहला शब्द लिया अमीर। अमीर क्या है? विशेषण, इसमें हमने लगाया ई प्रत्यय, तो शब्द हमारा जो नया बना वो है अमीरी। तो अमीरी के अंदर भी कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अगला शब्द है गरीब। गरीब में हमने ई प्रत्यय लगाया, तो इससे जो नया शब्द बना वो बना गरीबी। गरीबी में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। हमने शब्द लिया एक, ये भी विशेषण है एक, इसमें प्रत्यय जोड़ा ता, और इससे जो नया शब्द बना वो बना एकता। तो एकता के अंदर भी कौन सी संज्ञा होगी? एकता के अंदर भी भाववाचक संज्ञा होगी। अगला देखिए अव्यय शब्दों से। अव्यय शब्द जो तीनों लिंगों, जो वचनों में और लिंगों में समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अव्यय शब्द पहला कौन सा है? दूर, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ई, हमारा जो शब्द बना दूरी, दूरी में ऊ बड़ा कर लीजिए, तो हमारा नया शब्द बना दूरी। अगला है समीप। समीप में हमने ता प्रत्यय जोड़ा, तो इससे जो नया शब्द बना वो बना समीपता। अगला है समीप, इसमें हमने यह प्रत्यय जोड़ा,
तो बना सामीप्य। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने पहले वाले में अगर ता प्रत्यय जोड़ा था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समीप में ता जोड़ा समीपता शब्द बन गया। समीप में यह प्रत्यय जोड़ा तो इसमें सामीप्य शब्द कैसे बना? तो ये कैसे बना कि जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें जो प्रारंभिक स्वर होता है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। तो प्रारंभिक स्वर से क्या तात्पर्य कि स के अंदर जो ए मिला हुआ है, ए को आ आदेश हो जाता है। इसको आ आदेश हो जाएगा तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? हमारे पास शब्द क्या बनेगा? सा, आगे बना मी, पे, और आगे का शब्द प्रत्यय जो हमारा बना यह। तो इससे जो हमारा शब्द बना नया सामीप्य। तो अर्थात हम भाववाचक संज्ञा किन किन से बना सकते हैं? सर्वनाम से, विशेषण शब्दों से, अव्यय शब्दों से। अब देखिए हमने 3 मुख्य भेद पढ़े संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा हिंदी व्याकरण में 2 अन्य भेद और बताए गए हैं। कौन से हैं? एक तो है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के अंदर भी संज्ञा के 5 प्रकार बताए हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी 2 अन्य भेद और मान्य हैं, समुदायवाचक संज्ञा के और द्रव्यवाचक संज्ञा के। अब देखिए समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें किसी समूह का बोध करवाते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वे शब्द जो हमें किसी समूह या वर्ग या जाति का बोध करवाते हैं तो उनमें क्या होती है? समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण दल समूह का बोध करवा, टीम, सेना, कक्षा आदि। इन सभी में कौन सी संज्ञा होगी? समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्टिकुलर हमें किसी एक समूह का बोध करवा रहे हैं। अगली होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो हमें किसी पदार्थ की अवस्था का बोध करवाते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी पदार्थ की अवस्था का बोध करवाते हैं। अवस्था से तात्पर्य कि वो पदार्थ ठोस अवस्था में है या द्रव्य अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। तो देखिए इसके उदाहरण जैसे पत्थर कौन सी अवस्था में है? मजबूत है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ठोस अवस्था में। तेल कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में है, तो इसमें द्रव्य हो जाएगा। ऑक्सीजन ये कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में है, तो इसमें कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने पहले जो 3 मुख्य भेद पढ़े थे उसमें हमने जातिवाचक संज्ञा में बताया था कि अगर कोई समूह का या वर्ग का या अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाए तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। और हमने 2 जो अन्य भेद पढ़े हैं इसके अंदर भी हमने बताया कि अगर कोई अपनी समूह या जाति का बोध करवाए तो उसमें भी समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो इनमें से ये कन्फ्यूजन हो गया कि इसमें से परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो हमें सही उत्तर का निर्धारण किस प्रकार करना है, तो वो हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो है कि सभा शब्द में संज्ञा होती है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सभा शब्द किसी समूह का बोध करवा रहा है तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न वही है, ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। सभा शब्द में संज्ञा होती है। हमारा पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो अब देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा भी आ रहा है क्योंकि ये भी समूह का बोध करवाता है और समुदायवाचक में भी समूह का बोध करता है। अगर ये दोनों ऑप्शन हमारे साथ एक साथ आ जाए और हमें इनमें से किसी एक का निर्धारण करना हो तो इसमें से हम समुदायवाचक संज्ञा को पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर समुदायवाचक हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम जातिवाचक संज्ञा को उत्तर सही मानेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा। आगे देखिए एक विशेष नियम पढ़ते हैं अपन। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई शब्द यदि वाक्य में प्रयोग आने पर अपनी समान विशेषता को प्रकट करने लग जाता है तो उसमें भी जातिवाचक संज्ञा मान जाती है। अर्थात ये कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है यदि उसको हम वाक्य में प्रयोग कर दें और वो क्या कर रहा है? समान विशेषता बता रहा है तो उसमें भी जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। किस प्रकार मानी जाएगी? देखिए
व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है हमारे पास कश्मीर। कश्मीर पर्टिकुलर भारत का एक स्थान है जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू के पास में है। वहाँ पर देखिए पर्टिकुलर कश्मीर में होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कर दें कि उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है, कश्मीर का हमने क्या कर दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया और वो उसकी समान विशेषता बता रहा है कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। तो यहाँ पर जो कश्मीर है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अगला उदाहरण देखिए, हमारे पास शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी पर्टिकुलर एक का बोध करवा रहे हैं, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग कर दें और वो अगर हमें समान विशेषता बताए तो उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी। देखिए सरोज तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है उसमें कौन सा माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब देखिए हमने ये पढ़ा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, फिर उसके 2 अन्य भेद पढ़े। भाववाचक संज्ञा के भी हमने 3 नियम पढ़े। सर्वनाम से भाववाचक बना सकते हैं और 2 अन्य से भी बना सकते हैं, अव्यय से भी बना सकते हैं। आगे देखिए पहला प्रश्न आ रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। किसी अगर हमें कोई व्यक्ति का बोध करवा रहा है या किसी वस्तु का बोध करवा रहा है या गुण का बोध करवा रहा है या किसी भाव का जो घोतक करवा रहे हैं, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, अविकारी। तो हमारा सही उत्तर होगा संज्ञा। उनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि झुंड शब्द में संज्ञा है। झुंड शब्द में संज्ञा है। हमारे ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो झुंड है, किसी अपने समुदाय का या जाति का बोध करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखना है। देखिए नदी, पंखा, कुत्ता, जोधपुर। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का पर्टिकुलर एक का, तो कौन सा आ जाएगा, जोधपुर। पंखा, इनको भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न है पानी शब्द में संज्ञा है। पानी शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पानी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। 3 मुख्य नियम के अलावा हमने 2 और पढ़े, एक तो समुदायवाचक और दूसरा था द्रव्यवाचक। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है प्रश्न है गरीब शब्द है। हमें गरीब शब्द के बारे में बताना कि गरीब ये शब्द है, कौन सा शब्द है, गरीब ये कौन सा शब्द है। संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या विशेष्य शब्द है। तो गरीब शब्द में क्या है, गरीब शब्द है विशेषण, अर्थात ये विशेष्य की विशेषता बताता है। तो गरीब शब्द कौन सा है, विशेषण। अगला प्रश्न है थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर गरीब शब्द पूछा है कौन सा है और यहाँ पर पूछा है गरीबी शब्द में संज्ञा है। तो गरीबी शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। तो गरीबी में कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। अगला है निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है, पंजाब, पाकिस्तान, कक्षा या पारा। तो इसमें से सही उत्तर होगा पारा, द्रव्यवाचक, जो हमने 3 अवस्था पढ़ी थी उसमें से। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद। और इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे।